नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप देख रहे हैं खबर तक तक। खबर तक तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है ज्वेल थी। यह फिल्म वर्ष 1967 ईस्वी में पहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और इस फिल्म के निर्देशक थे विजय आनंद। इस फिल्म में मुख्य भूमिका उस समय के सबसे चर्चित कलाकार देव आनंद ने निभाई थी, जबकि इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में थे अशोक कुमार। वहीं इस फिल्म में कई महिला कलाकारों ने भी खलनायिका की भूमिका निभाई थी, जिसमें अंजू महेंद्रू हेलेन प्रमुख थी। इस फिल्म में सहायक कलाकार की भूमिका में नासिर हुसैन, बैजंती माला आदि कलाकारों ने अपनी भूमिका निभाई थी। बैजंती माला इस फिल्म की ऐसी अभिनेत्री थी जिसने खलनायिका की भूमिका भी मजबूरी में निभाई थी, जो अपने भाई के अपहरणकर्ता के द्वारा अपहरित कर लिए जाने से उसे छुड़ाने के लिए खलनायकों के साथ थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर इस फिल्म के हीरो को बचाने में सहायक की बड़ी भूमिका भी निभा रही थी। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य और संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म में पहली बार पिता पुत्र की जोड़ी एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन ने संगीतकार की भूमिका निभाई थी। वहीं इस फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने। यूँ तो इस फिल्म के सभी गाने श्रुति मधुर थे, लेकिन उसमें भी होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए यही बात तो दुहाई है दुहाई, हाँ रे हाँ इसमें प्यार तो है जहर भी है, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए यही बात तो दुहाई है दुहाई। और रात अंधेरी है बुझ गए दिए, पास मेरे आके कानों में मेरे जो चाहे कहिए, जो चाहे कहिए, रात अंधेरी है। और आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले ने अपार प्रसिद्धि पाई थी। आइए अब जानते हैं क्या है फिल्म ज्वेल थीप की पूरी कहानी। फिल्म ज्वेल थीप की कहानी प्रसिद्ध नृत्यांगना शालिनी, जिसकी भूमिका बैजंती माला ने निभाई है, कि महारानी द्वारा सर्वोत्कृष्ट नृत्यांगना का पुरस्कार देने और उससे राज दरबार में नृत्य करने की बात कहने से शुरू होती है। जिस समय शालिनी को यह पुरस्कार दिया जा रहा था, उस समय उसका छोटा भाई शिशु सिंह, जिसकी भूमिका सचिन ने निभाई है, इसे देखकर काफ़ी खुश होता है। अर्जुन, जिसकी भूमिका अशोक कुमार ने निभाई है, वह भी इस कार्यक्रम में बैठा हुआ होता है। जब शालिनी का छोटा भाई शिशु सिंह स्कूल से पढ़ाई कर वापस लौट रहा होता है, तभी कुछ गुंडे उसका अपहरण कर लेते हैं। देश भर में हो रही हीरे जवाहरातों की चोरी से सरकार काफ़ी परेशान है। गृह मंत्रालय एक दिन देश भर की पुलिस पदाधिकारी की एक बैठक आयोजित करता है। इसमें मुंबई का पुलिस कमिश्नर, जिसकी भूमिका नजीर हुसैन ने निभाई है, वह भरी सभा में इस चैलेंज को स्वीकार करता है और कहता है कि 26 जनवरी से पहले ही वह उस हीरे जवाहरातों की चोरी करने वाले चोर को पकड़ लेगा, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाएगा तो नौकरी से अपना इस्तीफा दे देगा।
अपने इस अभियान को पूरा करने के लिए वह सबसे पहले शहर के नामी जौहरी विशंबरनाथ, जिसकी भूमिका स्प्रू ने निभाई है, उसे बुलाकर कुछ बातें करता है। एक दिन विनय नाम का एक युवक, जिसकी भूमिका देवानंद ने निभाई है और जो मुंबई पुलिस कमिश्नर का बेटा है, सेठ विशंबरनाथ के पास आकर खुद को हीरे जवाहरात का बढ़िया जानकार होने की बात बताते हुए उसे नौकरी पर रखने का आग्रह करता है। लेकिन सेठ विशंबरनाथ उसके इस आग्रह को मानने से इनकार करते हुए उसे अपनी दुकान से भगा देता है। सेठ विशंबरनाथ के दुकान से निकलकर विनय एक गाना गाते हुए रास्ते पर जा रहा होता है। तभी पीछे से सेठ विशंबरनाथ की बेटी अंजलि, जिसकी भूमिका तनुजा ने निभाई है, अपनी सहेलियों के संग एक कार से मौज मस्ती करती हुई जा रही है। विनय उसके कार के सामने अपनी परिस्थितियों को कोसता हुआ चला जा रहा है। वह अंजलि से कहता है कि अगर उसने खूबसूरत हसीना उसके साथ होती तो आज उसके कदम यों लड़खड़ाते। गाना गाने के क्रम में वह इन लड़कियों के गुस्सा करने के बावजूद उसकी कार के बोनट पर बैठ जाता है। तब अंजलि गाड़ी को एक झटके से रोक देती है, जिससे विनय कुछ दूर आगे फेंका जाता है और बेहोश हो जाने का नाटक करता है। उसे बेहोश देखकर अंजलि पछताने लगती है और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर इलाज करने के लिए ले जाने लगती है। तभी रास्ते में एक जगह वह होश में आने लगता है। होश में आने पर वह अंजलि को बताता है कि यहीं बगल में उसका घर है। अंजलि उस पर गुस्सा करती हुई वहाँ से चली जाती है। इसी क्रम में वह अंजलि के कान की तरफ देखकर कहता है कि उसके कान की बाली कहीं खो गई है। फिर जब वह उस बाली को उसे उठा कर देता है और इसकी कीमत पूछता है तो अंजलि इसकी कीमत 12,000 रुपये बताती है। लेकिन विनय कहता है कि इसकी कीमत 1,200 रुपये भी कोई दे दे तो उसे मुनाफे में ही बिका हुआ समझिए। अंजलि जब इस बात को अपने पिता सेठ विशंबरनाथ को बताती है तो वह दुकान पर जाकर अपने कर्मचारियों से पूछता है कि इसे खरीदने में उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हुई। वह नवयुवक जो वहाँ नौकरी मांगने आया था, जो विनय था, उसने तो इसकी कमियों को दूर से ही देखकर पहचान लिया। इसके बाद वह विनय के घर जाकर उसे 10,000 रुपये माहवारी पर अपने यहाँ काम पर रख लेता है। एक दिन सेठ विशंबरनाथ की बेटी अंजलि अपने दुकान में आती है और विनय से हीरे की हार दिखाने के लिए कहती है। वह महंगी से महंगी हार दिखाते हुए चला जाता है। तब तक उसके पिता विशंबरनाथ वहाँ आते हैं और विनय को बताते हैं कि यह उसकी बेटी अंजलि है। ठीक इसी समय उस दुकान में एक व्यक्ति आता है और विनय को अमर होने की बात कहता है, लेकिन विनय अमर होने से साफ इनकार कर देता है। अंजलि धीरे धीरे विनय से प्रेम करने लगती है। एक दिन जब वह विनय से मिलकर घर आती है तब वह यहाँ शालिनी को पाती है। शालिनी अंजलि को अपना परिचय देते हुए उसे अपने भाई अर्जुन, जिसकी भूमिका अशोक कुमार ने निभाई है, से मिलवाती है। यहाँ अर्जुन सेठ विशंबरनाथ के साथ अंजलि से मिलता है और उसे बताता है कि वह उसके पिता का बचपन का दोस्त है। फिर वह उसे शालिनी को मुंबई घुमाने के लिए ले जाने की बात करता है। शालिनी के जन्मदिन पर विनय तोहफा लेकर उसके घर आता है। तब यहाँ शालिनी उसे अमर कहकर पुकारता है। इस पर वह खुद को विनय होने की बात करता है, लेकिन शालिनी उसे खुद का मंगेतर बताते हुए उसकी दी हुई अंगूठी को प्रमाण के रूप में दिखाती है। लेकिन विनय अभी भी खुद के अमर नहीं होने की बात कहता है। विनय जब इससे इनकार करता है तब अर्जुन उसके पैर में 6 उंगलियां होने की बात कहकर उसे अपना जूता खोलकर खुद को अमर की जगह विनय प्रमाणित करने के लिए कहता है। विनय अपने पैर का जूता खोलकर यह प्रमाणित कर देता है कि वह अमर नहीं विनय है। एक दिन विनय छिपते छिपाते अपना घर आता है, क्योंकि उसके पिता जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने इसे घर से निकाल दिया है। वह अपनी माँ से मिलकर इसे 10,000 रुपये की वह हार भेंट करता है। तभी पिता के आने की आहट होती है और वह वहाँ से भाग जाता है। इस बीच पुलिस कमिश्नर अपने पत्नी से अपना बेटा विनय के वहाँ आने के बारे में पूछता है तो उसकी पत्नी बताती है कि तुम्हारा ध्यान तो हमेशा विनय पर ही लगा रहता है, तो फिर उसे घर से भगाया ही क्यों। फिर वह अपने गले में पहनी हुई हार उसे दिखाकर इसे 10,000 रुपये की बताते हुए कहती है कि उसे यह हार विनय ने दिया है और अब वह नौकरी करने लगा है। इस पर पुलिस कमिश्नर कहता है कि उसे तो 200-400 रुपये की नौकरी मिलनी भी मुश्किल है, इतनी महंगी हार वह कहाँ से खरीदेगा। फिर वह अपनी पत्नी से उस हार को लेकर सेठ विशंबरनाथ की दुकान पर जाता है और सेठ विशंबरनाथ से उसकी कीमत पूछता है। सेठ विशंबरनाथ उसकी कीमत 10,000 रुपये बताते हुए पूछता है कि यह हार तो उसके यहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी ने अपने महीने भर की कमाई से उसे खरीदा था। पुलिस सुपरिटेंडेंट बिना उसे कुछ ज़्यादा बताए हुए वहाँ से चला आता है। तभी वहाँ विनय आता है और विनय पुलिस कमिश्नर दोनों बाप बेटा आमने सामने तो होते हैं, लेकिन बातचीत नहीं होती है। पुलिस कमिश्नर वहाँ से चला जाता है और तब पुलिस कमिश्नर के जाने के बाद सेठ विशंबरनाथ विनय से पुलिस कमिश्नर के बारे में सवाल करता है। विनय बताता है कि वह हमारे पिताजी हैं।
यहाँ से विनय जब अपने कमरे में जाता है तभी वहाँ अर्जुन उससे मिलकर शालिनी के गायब होने और उसकी अमर न होने की स्थिति में हुई मुलाकात के बाद से उसकी असामान्य हरकत करने की बात कर शालिनी के कहीं गायब हो जाने की बात बताते हुए उसे खोजने के लिए चला जाता है। अर्जुन से मिलकर जब विनय अपने कमरे में लौटता है तो उसे सिसकियां भरने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह नाव में बैठकर चप्पू चलाते हुए जलधारा में सिसकियां आने की दिशा में जाता है तो वहां उसे शालिनी दिखाई पड़ती है। वह शालिनी को समझाता है कि इस प्रकार गम करने से ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आ सकती, लेकिन अगर खुशियाँ पाने की दिशा में किसी दोस्त का साथ मिलकर कदम बढ़ाया जाए तो खुशियाँ वापस आ सकती है। फिर वह शालिनी को लिए हुए उसके कमरे में आता है और उसे वहाँ छोड़कर अपने घर चला जाता है। विनय जब अपने कमरे में बाहर से आता है तभी अंजलि उसके कमरे में आकर उसके बेड पर लेट जाती है। बाहर से आकर विनय जैसे ही उस बेड पर बैठता है तो उसके नीचे अंजलि दब जाती है और चीखती है। तब विनय उसे ऐसे ही अकेले में आकर यहाँ नहीं बैठने की बात करते हुए चेतावनी देता है कि अगर वह यहाँ आती हुई पकड़ी गई तो उसके पिताजी इसे भी नौकरी से निकाल देंगे। तब अंजलि कहती है कि पिताजी नौकरी से निकाल देंगे तो क्या हुआ, तब मैं तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी बना लूँगी, बोलो कितने पगार लोगे। और फिर दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। तब अंजलि उसे अपनी कार से घर पहुंचा देने के लिए कहती है। इस पर जब विनय वापस अपने लौटने के बारे में सवाल करता है तो अंजलि उसे इसी कार से वापस लौट आने के लिए कहती है, क्योंकि अगले दिन फिर उसे उसके पास आना है जहाँ से वह दोनों मिलकर मौज मस्ती करने के लिए जाएंगे। इसके बाद दूसरे दिन शालिनी विनय के पास एक तोहफा लिए हुए आती है। विनय जब इस तोहफे को खोलता है तो उसमें अमर का ड्रेस पाता है। ऐसे में वह शालिनी को एक बार फिर धोखा में नहीं रहने की बात करता है, लेकिन इस पर जब शालिनी उदास हो जाती है तो वह कहता है कि चलो एक दिन मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ अमर बनकर रहता हूँ। वह अमर बनकर शालिनी के साथ शहर पर चला जाता है। यहाँ शालिनी उसे अमर से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें बताती है। वह विनय को यह कहकर ताना मारती है कि हमारा अमर जब गाड़ी चलाता था तो उसकी गाड़ी से कोई गाड़ी आगे नहीं निकल पाती थी। इसी क्रम में एक जगह उसकी गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बचती है। तब वह विनय को बताती है कि इसी तरह से एक हवाई दुर्घटना में उसके माँ और पिताजी की मृत्यु हो गई थी और तब उसका एक भाई बचा था। इसकी ज़िंदगी का एकमात्र उद्देश्य अपने भाई को बेहतर बनाना था, लेकिन उसके भाई का भी अपहरण हो गया। फिर इस गम से उबरने के लिए दोनों शहर पर चले जाते हैं। शालिनी अमर की हर हरकत विनय को बताती है और फिर विनय को अमर समझते हुए उसके साथ एक गाना गाती है। शालिनी से अमर के रूप में मिलकर जब विनय वापस आता है तो यहाँ अंजलि उससे खार खाए बैठी मिलती है और उससे कहती है कि जाओ कार मिल ही गया, अब मस्ती करो दूसरे के संग, मेरा क्या। लेकिन जब वह सारी बातें सच सच अंजलि को बता देता है तो अंजलि फिर से उससे प्रेम करने लगती है। इस बीच एक व्यक्ति अपनी खोई अंगूठी की रपट लिखाने पुलिस कमिश्नर के पास आता है और उसे उस अंगूठी के बारे में बताता है जो शालिनी ने पहना है और जिसे वह एंगेजमेंट के समय अमर के द्वारा दी हुई बताती है। तब पुलिस सुपरिटेंडेंट अर्जुन से मिलने चला जाता है और वहाँ उसे शालिनी के पहने हुए उस अंगूठी के बारे में सवाल करता है तो अर्जुन उसे अमर के द्वारा सगाई के समय शालिनी को दिए जाने की बात बताता है। लेकिन वह कहता है कि पिछले एक लंबे समय से अमर वहाँ नहीं आ रहा है और नहीं उसका कोई पता चल रहा है, लेकिन वह उसके बेटे विनय से बहुत मेल खाता है। इस पर पुलिस सुपरिटेंडेंट वापस उसे अंगूठी देते हुए अपने पास रखने के लिए कहता है। एक दिन कुछ गुंडा आकर शालिनी के हाथों से जबरन उसकी अंगूठी को उतार कर लेकर चला जाता है। हालांकि विनय कुछ दूरी तक गुंडों का पीछा करता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता है। इस बारे में पुलिस सुपरिटेंडेंट के द्वारा पूछे जाने पर भी विनय यही बात दोहराता है कि वह उन गुंडों को पहचान नहीं पाया, हालांकि वह उसके पीछे काफ़ी दूर तक दौड़ा था। एक दिन सेठ विशंबरनाथ विनय को यह कहते हुए रात में दुकान में काम करने के लिए बुलाता है कि सारे स्टाफ छुट्टी पर चले गए हैं और किसी नए आदमी को वह अंदर नहीं ला सकता है। फिर जब विनय निर्धारित समय पर रात में वहाँ आता है तो वहाँ सेठ विशंबरनाथ को नहीं पाकर उससे मिलने उसके घर चला आता है। यहाँ वह सिर्फ अंजलि को पाता है और किसी को नहीं। अंजलि इसके साथ प्रेम का गाना गाकर और किसी के भी वहाँ नहीं होने की बात बताती है। जब विनय और अंजलि रोमांस कर रहे होते हैं तभी उसके पिता सेठ विशंबरनाथ वहाँ आ जाते हैं और विनय पर इस बात के लिए गुस्सा करते हैं कि उसके दुकान से वापस आते ही वह भी दुकान बंद कर यहाँ रोमांस करने के लिए आ गया। तब विनय वहाँ नहीं रहने की बात बताता है। इस पर विशंबरनाथ पूछता है अगर तुम नहीं थे तो वहाँ कौन था, और फिर उसका ध्यान अमर की तरफ चला जाता है। फिर जब ये सब वहाँ दुकान पहुँचते हैं तो पाते हैं कि वहाँ सारे हीरे जवाहरात गायब हो चुके हैं।
तब मामला पुलिस को दी जाती है। पुलिस कमिश्नर उस दुकान में आते हैं, तभी विनय वहाँ एक छोटे चोर को पकड़कर सामने लाता है। यह छोटा चोर बताता है कि वो अमर को चेहरे से नहीं पहचानता है, लेकिन उसके लोग उसे प्रिंस कहते हैं। प्रत्येक रविवार को एक नाइट क्लब में जाता है। उसके कहे अनुसार विनय जब उस नाइट क्लब में जाता है तो वहाँ हेलेन को नृत्य करते हुए पाता है। जब नृत्य समाप्त होता है तो विनय जो अमर का प्रतिरूप है, उसके कारण हेलन उसके साथ उसे लेकर अपने कमरे में चली आती है। वहाँ जाकर वह अमर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में हेलन के सोई अवस्था में वह घर में घूम घूम कर हर बात को पता लगाने का प्रयास करता है जो अमर से जुड़ी हुई है। इस बीच अमर का एक फ़ोन आता है। वह हेलन से पूछता है कि तुम्हारे कमरे में कौन है, लेकिन हेलन उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती है। फिर अमर उसे पुणे जाने की बात बताता है। इस बात की जानकारी मिलते ही विनय पहले पुलिस को सारी बातों की जानकारी दे देता है और फिर पुणे जाने वाली ट्रेन में अमर को ढूंढने लगता है। यहाँ उसकी मुलाकात अर्जुन से होती है, जो विनय को देखकर थोड़ा असहज हो जाता है और विनय से पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। तब विनय पुणे जाने की बात करता है और कहता है कि अमर ने शालिनी को पुणे जाने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने शालिनी को नहीं आने दिया और अब यह खुद पुणे जाकर उसका पता करना चाहता है। इस पर विनय उसे कहता है कि वह अभी पुणे नहीं पहुंचा है, वह इसी गाड़ी से पुणे जाने वाला है, लेकिन सारे गाड़ियों को छान मारने के बावजूद वह अमर को नहीं पाता है और तब फिर वहाँ से वह पुणे चला आता है। पुणे में वह दोनों जूली से मिलते हैं, जहाँ जूली एक नृत्य कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही है। बाद में जूली का अपहरण हो जाता है। दूसरे दिन अखबारों में यह खबर छपती है कि ज्वेल थीप ने इस बार एक लड़की की चोरी कर ली। वहीं अर्जुन जब विनय से मिलता है तो वह उससे उस लड़की के अपहरण को लेकर सवाल करता है। इस पर विनय कहता है कि वह तो अभी तुरंत पुणे से आया है, इससे पहले जो भी उसके साथ था वह अमर रहा होगा। तभी जूली वहाँ एक रिवॉल्वर के साथ आ जाती है और विनय को टारगेट करते हुए कहती है कि तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है, तुम विनय हो। लेकिन इससे पहले कि वह विनय को कुछ कर पाती, अर्जुन पीछे से आकर उसका रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा देता है और विनय उससे रिवॉल्वर छीन लेता है। फिर जूली से उसे इस बात की जानकारी मिलती है कि अमर यहाँ से गंगटोक चला गया है। इस घटना के बाद पुलिस कमिश्नर अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विनय पर गर्व हो रहा है, क्योंकि वह अब पुलिस की मदद करने लगा है। फिर वह अपनी पत्नी को बताता है कि अमर बहुत चालाक है और वह गंगटोक चला गया है। उसे लगता है कि वहाँ हमारी पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं वहाँ की सरकार से बात कर वहाँ भी उस पर दबाव बनाने के लिए काम करूँगा। विनय अर्जुन के साथ गंगटोक चला आता है। अर्जुन के साथ कुछ दिन तक उस क्षेत्र की गतिविधि का निरीक्षण करता है। इस दौरान वह अमर के ठिकाने का पता लगा लेता है। यहाँ उसकी मुलाकात नीना से होती है। विनय नैना को इस गिरोह से छुटकारा दिलाने की बात कहकर उस गिरोह से जुड़ी बातों की जानकारी लेने का प्रयास करता है। अर्जुन विनय को बताता है कि 4-5 दिनों में ही शालिनी यहाँ अमर से मिलने आने वाली है, लेकिन जिस दिन अर्जुन विनय को यह बात बताता है, शालिनी उसे उस दिन ही दिख जाती है। शालिनी विनय से मिलना नहीं चाहती है, इसलिए वह छिपकर विनय के वहाँ से जाने का इंतजार कर रही होती है। तभी विनय शालिनी के पास आ जाता है। कुछ मजबूरी विशेष को लेकर शालिनी विनय से बातचीत करना पसंद नहीं करके वहाँ से चली जाना चाहती है। वह विनय को भी खुद से बातचीत करने से मना कर देती है। शालिनी विनय से इसलिए नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि अगर वह विनय से मिलती तो अर्जुन उसके भाई शिशु सिंह को कैद से मुक्त नहीं करता। विनय जबरन शालिनी को अपने साथ घूमने ले जाता है। वहाँ की खूबसूरत वादियों में दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। तभी अर्जुन उन दोनों को देखकर उनके पास चला आता है। अर्जुन को सामने देख शालिनी बहुत डर जाती है। तब विनय अर्जुन से कहता है कि उसने ही जबरन शालिनी को अपने साथ घूमने लाया था। शालिनी तो उससे मिलने ही जा रही थी। तब अर्जुन उससे कहता है कि तुम तो जानते हो कि यह मेरी इकलौती बहन है, इसलिए मुझे इसकी बड़ी चिंता रहती है। खासकर अमर के धोखा देने के बाद मुझे और डर लगता है कि कहीं कोई फिर इसे दोबारा धोखा न दे दे। इस पर विनय उसे कोई धोखा नहीं देने का वादा करता है। तब अर्जुन कहता है कि शालिनी भी उसे पसंद करती है, तो एक दिन यह उस दोनों की शादी करा देगा। एक दिन जब विनय अकेले ही घूम रहा होता है, तभी उसकी नज़र नैना को जबरन अगवा करने वाले दृश्य पर होती है। नैना बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाती है, लेकिन तब तक गुंडे उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। विनय तेजी से दौड़कर उन गुंडों से भिड़ जाता है और नैना को उन गुंडों से बचा लेता है। इसके बाद वह नैना के संग उसके घर आता है। नैना बातों ही बातों में उसे अपराधियों के अड्डे पर ले जाकर अपराधियों के हवाले कर देती है। यह अपराधी विनय को एक विशेष कमरे में बंद कर देता है।
विनय के इस आपराधिक गिरोह के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद शालिनी अर्जुन से मिलकर कहती है कि उससे किए वायदे के अनुसार इसने विनय को गंगटोक लाकर इन लोगों के हवाले कर दिया और इन लोगों ने उसे कैद भी कर लिया है। अब यह उसके भाई को अपने गिरफ्त से मुक्त कर दे। इसके बाद अर्जुन सिंह के कहने पर अपराधी का गिरोह शालिनी को उसके भाई तक ले तो जाता है, लेकिन इसे भी भाई के साथ वहीं कैद कर लेता है। उसका भाई भी शालिनी को देखकर इतने दिनों तक कहाँ रहने की बात पूछता है। तब जब शालिनी उससे कहती है कि वह जल्दी उसे लेकर यहाँ से जाएगी, तब तक कोई अपराधी शालिनी और उसके भाई को भी उस कमरे में बंद कर देता है। शालिनी को अपने ऊपर के कमरे में कुछ खटपट की आवाज़ आती है। वह कमरे में बिछे कालीन को काट कर नीचे झांकती है तो वहाँ विनय को पाती है। वह विनय से कहती है कि दरी कालीन को हटाने पर बीच में उसे एक सुरंग मिलेगा, यह सुरंग के सहारे नीचे उतर जाए। शालिनी की बात मान विनय नीचे आता है और शालिनी भी उसके पास चली आती है अपने भाई को लेकर। यहाँ शालिनी उसे बताती है कि अपराधियों के इस गिरोह में अमर या प्रिंस नाम का कोई भी अपराधी नहीं है। अर्जुन ही ज्वेल थीप है और वही अपनी तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए काल्पनिक व्यक्ति अमर का नाम लेता है। अर्जुन के अपराधी तुम्हें अमर सिद्ध करने में लगे हुए हैं ताकि पुलिस तुम्हें अमर कहकर पकड़ ले या गोली मार दे। इस पर जब विनय पूछता है कि अर्जुन तुम्हारा भाई नहीं है, तब शालिनी बताती है कि नहीं, वह इसका भाई नहीं बल्कि वह इस आपराधिक गिरोह का बॉस है। उसने मेरे भाई को कैद कर मजबूरी में मुझसे अपने मनमाफिक काम करवाता है। इसके बाद शालिनी विनय और अपने भाई शिशु सिंह के साथ वहाँ से भागने की योजना बनाती है, लेकिन तभी अर्जुन वहाँ आ जाता है और तीनों को पकड़कर अपने सुरक्षित ठिकाने पर ले जाता है। विनय खुद भी अपने आप को अमर मान ले, इसके लिए अर्जुन उसे एक डॉक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक दिलवाता है। विनय इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए खुद ही 1-2 शॉक लगने के बाद अमर होने का नाटक करने लगता है और अर्जुन के पूछने पर खुद को अमर ही बताता है। जब अर्जुन को लगता है कि अब विनय का दिमागी हालात पूरी तरह से बदल चुका है, तो वह अर्जुन से सिक्किम के राजघराने के राजमुकुट के हीरे जवाहरातों की चोरी कराने की योजना बनाता है। शालिनी की इस राज में नर्तकी के रूप में पहुंच होने के कारण अर्जुन अपने अपराधियों की टोली को शालिनी के नृत्य मंडली में शामिल कराकर चोरी की घटना को अंजाम देना चाहता है, लेकिन शालिनी बार बार ऐसा करने से मना कर देती है। तब विनय, जो अब अमर बन चुका है, एक नचनिया का रूप बनाकर सामने आता है और शालिनी को वहाँ नृत्य करने के लिए राजी कर लेता है। दरबार में शालिनी, विनय और अर्जुन के गुंडे नृत्य संगीत में भाग लेते हैं। जब नृत्य चरम पर रहता है तब विनय, जो अपराधियों के लिए अमर है, अपने दोनों हाथों में पिस्टल लिए हुए राजकुमार को पिस्तौल के निशाने पर लेते हुए उससे अपना ताज उतार कर अपने सिर पर रख देने के लिए कहता है और इसके बाद विनय राजकुमार से दरवाजे तक छोड़ देने के लिए कहता है ताकि उसका गार्ड इसे पकड़ न ले। अभी राजकुमार विनय को लेकर बाहर जा ही रहा होता है कि तभी पुलिस कमिश्नर वहां आ जाते हैं और विनय से बंदूक फेंक देने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ पुलिस मौजूद है और उस पर निशाना लगाए हुए बैठी है। पुलिस इसके सिर पर से ताज उतरवा कर वापस राजकुमार को दिलवा देता है। इस बीच विनय वहाँ से भागने का प्रयास करता है, तब पुलिस उस पर गोलियां बरसाने लगती है और वह वहाँ मृत्युवत पड़ जाता है। इस घटना को देखने के बाद अर्जुन वहाँ से वापस अपने ठिकाने पर आता है और सारे हीरे जवाहरात लेकर विदेश भागने की योजना बनाता है। तब विनय दोनों हाथों में पिस्टल लिए आकर उसे गिरफ्तार करने की बात करता है। जब अर्जुन उसे पुलिस की गोली से बचने की बात करता है तब वो बताता है कि वह पहले ही से पुलिस से मिला हुआ था और उसने पुलिस को सारी बातें बता दी थी। पुलिस सीधे उस पर कोई गोली नहीं चला रही थी, सारी गोलियां अगल बगल चल रही थी। तब अर्जुन एक यंत्र दबाकर वहां धुआं कर देता है और फरार हो जाता है। विनय इस बात की सूचना अपने पिता पुलिस कमिश्नर को दे देता है और फिर अर्जुन, जो रोपवे पर एक ट्रॉली में बैठा हुआ भाग रहा होता है, उसका सड़क मार्ग से पीछा करता है। अर्जुन बीच रास्ते में ही रोपवे से उतरकर एक टैक्सी से हवाई अड्डे पर आकर हवाई जहाज, जिसे उसने पहले से तैयार रखने के लिए कहा था, उस पर सवार हो जाता है। विनय को पीछा करता देख अर्जुन हवाई जहाज में घुसकर उस पर राइफल तान देता है और उसकी जान लेने की बात करता है। तब विनय बताता है कि उसमें गोली नहीं भी हो सकती है। तभी अंजलि वहाँ आकर उसे बताती है कि उसमें कोई गोली है ही नहीं। तब तक पुलिस अधीक्षक भी वहाँ चला आता है, वह सबको गिरफ्तार करने की बात करता है। तब अंजलि विनय को लेकर शालिनी के पास आती है और दोनों को साथ साथ रहने की बात करते हुए शिशु सिंह को अपने साथ लेकर केबिन में चली जाती है। तब इन सबके साथ हवाई जहाज वापस मुंबई आ जाता है। इस दृश्य के साथ ही फिल्म ज्वेल थीप की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।